नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा 4 महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयों पर। अगर आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट भी पॉलिटिकल है तो थोड़ा सा रुकें और वीडियो देखें। हो सकता है 10-15 मिनट का वीडियो हो, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे जो आज के लिए बहुत ही प्रासंगिक हैं, इन मुद्दों का जिक्र करूंगा। उन चारों मुद्दों का उल्लेख, चारों मुद्दों की बात मैं आपको पहले बता दूं। सबसे पहला विषय होगा कि 2 सदस्यों वाली पार्टी 1980 में स्थापना जिसकी हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, आज वो 43वां स्थापना दिवस मना रही है। 6 अप्रैल है आज ही के दिन। वर्ष 1980 में जनसंघ के बाद ये भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। और इसके अलावा दूसरा मुद्दा होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे करेगी, जो अनुसूचित जाति के हैं, और अनुसूचित जाति के नाम पर क्या वो मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करेगी। इसके अलावा तीसरा बहुत अहम मुद्दा होगा, बांग्लादेश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर आम चुनाव के लिए बैन लग गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और क्या यहाँ के जो राजनीतिक दल हैं, जिन्हें एक मुद्दा ये मिल जाएगा कि ईवीएम से छेड़छाड़ होता है, ये लगभग तय हो गया है, क्योंकि बांग्लादेश ने मना कर दिया है अपने देश में आम चुनावों के लिए उसके इस्तेमाल के लिए। तो क्या आगामी चुनाव के बारे में ईवीएम बायकॉट का कोई विषय बन सकता है? और साथ ही चौथा मुद्दा होगा कि मनीष कश्यप, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, इस समय सुर्खियों में है। मनीष कश्यप एक स्वतंत्र पत्रकार एक तरह से कह सकते हैं, या सोशल मीडिया पर उभरे हुए एक पत्रकार हैं, जिन्होंने जन सरोकार के मुद्दों को उठाया और आज वो सलाखों के पीछे हैं। और विडंबना ये है कि आज उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA लगा दिया गया है। क्या वाकई में वो राष्ट्र के लिए सुरक्षा, राष्ट्र की जो सुरक्षा है उसके लिए खतरा बन गए थे? ये 4 अहम मुद्दे होंगे। सबसे पहले बात भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी इस समय दुनिया में एक मात्र ऐसी पार्टी है, चाइना की पार्टी के बाद कि भारत में जो जिसके मेंबर सबसे ज़्यादा हैं। इससे पहले 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई थी। जनसंघ की स्थापना कैसे हुई थी, मैं ये कहानी भी आपको बताता हूं। जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू गवर्नमेंट में, नेहरू सरकार में 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद पहली बार भारत में चुनी हुई सरकार बनी, लोकसभा के चुनाव हुए, तो उसमें जो सरकार बनी थी उसमें वाणिज्य और आपूर्ति मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि आरएसएस की विचारधारा से आते थे। और वर्ष 1951 तक वो सरकार में रहे। लेकिन जब लियाकत पाकिस्तान से जुड़ा हुआ कुछ समझौता था जो तत्कालीन नेहरू सरकार ने किया था, वो जाहिर सी बात है कि वो आरएसएस की विचारधारा वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया, अपना विरोध प्रकट किया और उसके बाद इस्तीफा दे दिया। और वर्ष 1951 में ही गठन हुआ जनसंघ का। जनसंघ के नाम से ये पार्टी बनी और वर्ष 1977 तक, यानी आपातकाल लागू किए जाने के दौरान, जब जनता पार्टी का गठन होना था, उस दौरान तक ये पार्टी अस्तित्व में रही। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय 70 के दशक में उसमें बहुत अहम रोल प्ले करने वाले रहे, जिन्होंने वो विचारधारा दी, वो मूल मंत्र दिया भारतीय जनता पार्टी, या कह सकते हैं जनसंघ को, जिस रास्ते पर आज भी पार्टी चल रही है। एकात्म मानववाद का वो विचार था, जिसमें अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक भी सरकार की सुविधाएं और सारी जो किसी भी एक देश में सरकार की तरफ से एक आम आदमी को मिलनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए। एकात्म मानववाद की उन्होंने चर्चा की और उसी पर आज भी पार्टी आगे बढ़ रही है। 1977 में जब आपातकाल लागू हुआ, जनता पार्टी का गठन हुआ, जनता पार्टी की सरकार आई, उसके बाद आरएसएस और जो जनसंघ के लोग थे, जो जनता पार्टी में विलय तो हो गया था, लेकिन इनको लगा कि शायद बात उतनी बन नहीं पाएगी, तो इन्होंने तय किया कि हमें एक अलग से पार्टी तैयार करना पड़ेगा। और 1980 में पार्टी आई अस्तित्व में, भारतीय जनता पार्टी। और उसके बाद इस पार्टी से पहले भी भारतीय जनसंघ में भी अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा के तमाम दिग्गज नेता, जिनके नाम आप जानते हैं, उनका रोल जनसंघ में भी रहा। और जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, उसके दौरान भी, उसके बाद भी उन दिग्गज नेताओं का बहुत अहम रोल रहा, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि 3 बार प्रधानमंत्री रहे भारत के, 1998 में और 1999 में, और फिर 99 में ही आई उनकी सरकार, जब पूरा कार्यकाल पूरा किया उसने और NDA नाम दिया गया। उससे पहले 1998 में आई थी 13 दिन के लिए,
और 1999 में आई 13 महीने के लिए, और उसके बाद जब दोबारा तिबारा सरकार बनी और प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पूरा कार्यकाल किया और 2004 में फिर यूपीए यानी कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन विजयी हुई और उसने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। ये तो रही बात। और अब भारतीय जनता पार्टी भारत की एक ऐसी पार्टी बन गई है जिसके सामने खड़े होने में कांग्रेस ही नहीं, तमाम बड़े नेताओं के पसीने छूट रहे हैं, तमाम बड़ी पार्टियों के, जो किसी समय तमाम तरह से धमकियां देते थे कि राम मंदिर को हाथ लगाकर दिखाएं, मस्जिद को हाथ लगाकर दिखाएं, 370 को हाथ लगाकर दिखाएं और ट्रिपल तलाक को छेड़कर दिखाएं। तो और ये भी कहा जाता रहा कि ये सारे मुद्दे जो हैं वो चुनावी मुद्दे हैं, भाजपा कभी इनको हाथ लगाने वाली नहीं है, चुनाव जीतने के लिए इनका इस्तेमाल करती रहेगी। लेकिन भाजपा जब भी सत्ता में रही, अटल बिहारी वाजपेयी के शासन काल में 1999 से 2004 के बीच में, उस दौरान बहुत सारी पार्टियां थी और कई सारी पार्टियां ऐसी थीं जो कि एक समय उस समय परिस्थितियों के आधार पर सरकार में शामिल हुई थी और उनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से काफ़ी अलग रही है। तो उन पार्टियों के कारण, उन पार्टियों के विरोध के कारण भाजपा अपने उन कोर एजेंडे को टच नहीं कर पा रही थी। लेकिन 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई और उसके बाद धीरे धीरे राज्यसभा में भी इनके सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी, जब ये किसी भी कानून को पास कराने की स्थिति में आने लगे, तब इन्होंने उन फैसलों को, उन एजेंडों को टच करना शुरू किया जो मास अपील के लिए चुनाव के दौरान ये अपने भाषणों में जिनका जिक्र किया करते थे। और उसके बाद आप हालात देख रहे हैं, राम मंदिर भी बन रहा है, धारा 370 भी जम्मू कश्मीर से हट गई है और अब अगले बहुत सारे एजेंडे हैं जिसमें समान नागरिक संहिता की बात होती है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं होना चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए और वो किसी भी समुदाय के लोगों पर लागू होनी चाहिए। ये भी एक कोर एजेंडा भाजपा का रहा है, चुनावी एजेंडा रहा है। तो क्या 2024 से पहले इस पर भाजपा कुछ काम कर पाएगी या 2024 के बाद जीतने के बाद अगर जीतती है तो अगली बार इसे लागू करना चाहेगी? ये विषय नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर कहना यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत के सबसे ज़्यादा राज्यों में जिसकी सरकार है, कांग्रेस धीरे धीरे हाशिए पर पहुंच गई है तमाम राज्यों में। कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी भी उसका वोट बैंक बना हुआ है, बरकरार है। बाकी जगहों पर वोट बैंक काफ़ी तेज़ी से खिसक रहा है। उसकी वजह कहीं ना कहीं केंद्रीय स्तर पर नेतृत्व की कमी नज़र आती है। अब जब राहुल गांधी इससे पहले बनाए गए अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, उसके बाद उन्होंने पद त्याग दिया 2019 में चुनाव हारने के बाद, तब सोनिया गांधी कार्यवाहक अध्यक्ष बनी और उसके बाद कोई नेता ऐसा दिख नहीं रहा था जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बने, तो मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया और ये माना जाता है कि काफ़ी लॉयलिस्ट हैं गांधी परिवार के और इसीलिए इनको चुना गया है। राहुल गांधी इस समय संसद की सदस्यता जो जा चुकी है उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके ऊपर जो कोर्ट का केस, कोर्ट ने आदेश दिया है, सूरत की कोर्ट ने, उसके खिलाफ वो अभी अपील दायर कर रहे हैं और उनकी लड़ाई अभी बाकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद हैं क्योंकि बहुत सारे राज्यों में और बहुत सारे नगर निकायों में चुनाव में भाजपा की जो जीत है वो कह सकते हैं कि जीत का रथ आगे बढ़ता जा रहा है और अजेय नजर आ रहा है। अब दूसरा मुद्दा हम छेड़ते हैं कि ये हम जानते हैं अच्छी तरह से कि भारत में राजनीति, डेमोक्रेसी की हम बहुत तारीफ करते हैं कि भारत का जो लोकतंत्र है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सबसे बड़ा सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ की आबादी बहुत बड़ी है और इस वजह से ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विशाल लोकतंत्र है। भारत का जो लोकतंत्र है उसमें आज़ादी के बाद के दशकों में जब प्रतिद्वंदी पार्टियां खड़ी हो गईं, राज्यों में राज्य जो स्थानीय छत्रप थे वो खड़े हो गए और भारतीय जनता पार्टी के रूप में भी नेशनल लेवल पर चुनौती खड़ी हो गई, जनता पार्टी आ गई। तो ऐसी पार्टियों के आने के बाद भारत में तुष्टीकरण की राजनीति का दौर शुरू हुआ और तुष्टीकरण की जो हिंदू समुदाय है उसका वोट तो मिलना ही है, लेकिन मुस्लिम समुदाय को अपीजमेंट यानी उनको लालच देना कि हम आपके लिए इस तरह की नीतियां लाएंगे, हम आपके लिए सुरक्षा का माहौल पैदा करेंगे और इस तरह की नीतियां तैयार की जाने लगीं और जिसकी वजह से तुष्टीकरण की राजनीति का एक लंबा दौर चला। और उसके बाद आई बात जब राज्य स्तर पर, तो जातीय समीकरण इसमें बहुत मायने रखने लगा और उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार हो, इन राज्यों में जातीय समीकरण ने पूरे राजनीतिक वातावरण को दूषित कर दिया।
और अब कांग्रेस पार्टी के सामने जब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक तरफ सामूहिक एकजुट विपक्ष की मांग कर रही है, एक ऐसा विपक्ष जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह की बीजेपी से अकेले मुकाबला कर सके एकजुट होकर के। लेकिन उसमें समस्या ये आ रही है कि अरविंद केजरीवाल हो या ममता बनर्जी हो या केसीआर हो, ये सारे जो दिग्गज नेता हैं, अपने आप को मानते हैं अपने क्षेत्र में, वो इस बात के लिए तैयार नहीं है कि सिकुड़ती जा रही कांग्रेस अकेले नेता बनने की कोशिश ना करे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे काबिल लोग हैं जो और नेता हैं जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। सभी चाहते हैं कि कांग्रेस भी साथ आए, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व की भूमिका लेकर के ना आए, बल्कि एक सहयोगी की भूमिका लेकर के आए। और कांग्रेस इस बात के लिए तैयार नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय पार्टी जिसने लगभग 5 और 6 दशकों तक देश की सत्ता में जो बनी रही है, वो अगर नेतृत्व की भूमिका में नहीं आती, बल्कि एक अनुज यानी जूनियर पार्टनर के तौर पर शामिल होती किसी कोलिशन में, किसी गठबंधन समूह में, तो ये अपने आप में उसकी शाख के लिए एक बट्टा है, उस पे धब्बा है उसकी अब तक की इमेज पर। तो ऐसे में कांग्रेस बड़ी दुविधा में है। अब कांग्रेस के सामने कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है कि कौन सा मुद्दा उनके लिए चुनावी मुद्दा हो सकता है, जिसके भरोसे उनके वोट बैंक में थोड़ा इजाफा हो सकता है। तो अब फिर से उन्होंने, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब से सरकार में आए तो उन्होंने इससे पहले रामनाथ कोविंद को बनाया, जो कि एससी समुदाय से आते हैं, उनको प्रेसिडेंट बनाया। उसके बाद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद पर लेकर बैठाया, और वो अनुसूचित जनजाति से आती हैं, एसटी शेड्यूल ट्राइब से आती हैं। तो ये जो रणनीति उनकी रही, इस रणनीति को काउंटर करने के लिए हो सकता है, या इस रणनीति के रास्ते पर खुद भी चलने के लिए कांग्रेस हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार 2024 के आम चुनाव में बना दे। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस कदम से कांग्रेस को कुछ फायदा मिल पाएगा? क्या भारत में अब लोकसभा का चुनाव जातिगत मसलों पर, जातिगत आधार पर हो सकेगा या लड़ा जाएगा, और उसको क्या मतदाता सपोर्ट करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि अभी कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे, उम्मीदवार होंगे 2024 के आम चुनाव में, जो कि मई से पहले होना है। मई में सरकार को शपथ लेनी है, नई सरकार का गठन होना है, उससे पहले ही जाहिर सी बात है। तो अभी तक पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। सूत्रों के हवाले से मीडिया में खबरें आ रही हैं, और आपको ये बता दूं कि कई बार ये नेता कहते हैं कि ये सूत्र फालतू के हैं, इनमें कोई दम नहीं है, लेकिन यही सूत्र कई बार सटीक निकलते हैं, तो ये खबरें पुष्ट होती हैं जब उनके फैसले आते हैं। ये रहा दूसरा मुद्दा मल्लिकार्जुन खड़गे का। आपका क्या सोचना है इस बारे में? आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब तीसरे मुद्दे की बारी आती है, जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के बारे में। जब से ईवीएम आई भारत में जो चुनावी प्रक्रिया है वो बहुत आसान हो गई, क्योंकि मतगणना और मतदान दोनों के दौरान जिस तरह की गड़बड़ियां हुआ करती थी, एक समय ऐसा था कि जब पंचायत चुनाव हो या फिर विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हो, कई बार ऐसा देखने को आया है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती के बावजूद तमाम सुदूरवर्ती मतदान केंद्रों पर मतपेटियां लूट ली जाती थीं, और या उनमें पानी डाल दिया जाता था, ऐसा देखने पर कि वो वहाँ पर मतदान उनके विरुद्ध हुआ है, रुझान उनके खिलाफ गया है, और कई बार मतपेटियां बदल दी जाती थीं। तो एक बड़ा मसला था। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आने के बाद लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली कि चलिए भैया, चुनाव कम से कम अब थोड़ा ठीक ठाक होगा, जो इलेक्शन जो चुन करके आएगा वो फेयर होगा। अगर मान लीजिए किसी भी विधानसभा क्षेत्र में 10 लाख मतदाता हैं और उसमें से 7 लाख वोटर हैं, 7 लाख में से 60% ने वोट दिया, तो 4,20,000 के आसपास वोट दिया, और 4,20,000 में से 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख जिसको मिल गया वो जीत गया, क्योंकि 10-15 पार्टियां तो खड़ी होती हैं, सबका अपना अपना जनादेश है, सबका अपना अपना जनाधार। तो एक तरफ जहां फायदा ये हुआ ईवीएम से कि मतदान थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और दूसरा फ़ायदा ये हुआ, लोगों को लगने लगा कि इससे फेयर इलेक्शन होगा, पारदर्शी होगा। और तीसरा फ़ायदा ये हुआ कि जब मतगणना शुरू होगी जिस दिन, उसी दिन मतों के परिणाम आ जाएंगे, सरकार किसकी बननी है वो तय हो जाएगा। ज़्यादा देर तक लोगों की धड़कनें नहीं बढ़ेंगी, टीवी पर लोग चिपके बैठे नहीं रहेंगे, दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन इस तरह लंबा चलता था लोकसभा चुनाव में खासतौर पर। तो ये सब चीज़ें शुरू हुई। उसके बाद धीरे धीरे ईवीएम को लेकर के सवाल उठने लगे, और ईवीएम को लेकर जब सवाल उठने लगे तो
चुनाव आयोग की तरफ से कई बार स्पष्टीकरण भी दिया गया। 2019 के चुनाव के ठीक पहले कई पार्टियों के नेता चुनाव आयोग से मिले थे और चुनाव आयोग से मिलकर के उन्होंने अपील की थी कि इस बार बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, ईवीएम से नहीं, क्योंकि हमें संदेह है। उस दौरान चुनाव आयोग ने एक मैराथन भी रखी थी और उसमें यह कहा था कि दुनिया के किसी भी टेक्नीशियन या साइंटिस्ट को बुला लीजिए या आप लोग खुद आ जाइए और आ करके एक दिन का समय है और इस दिन मशीनें आपके सामने रखी हुई हैं, उन मशीनों में क्या छेड़छाड़ की जा सकती है वो करके आप हमें दिखा दीजिए और अगर आपने उसे प्रूव कर दिया, अगर वो साबित हो जाता है तो हम उसको बदल देंगे और हम बैलेट पेपर की तरफ चले जाएंगे। लेकिन ऐसा किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से पहल नहीं की गई, यानी कि ये चुनावी प्रोपेगेंडा था। यानी कि ईवीएम में कोई खोट नहीं है, क्योंकि मैं मोदी सरकार से रिलेट करके इसको देखता हूं, आपको बताता हूं, आप ये अच्छी तरह जानते हैं, जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी हार जाती है वहां पर ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े किए जाते किसी भी विपक्षी पार्टी के द्वारा। और जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से ईवीएम के कैरेक्टर पर ज्यादा उंगली उठने लगी है। ईवीएम को बार बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है और ये बार बार कहा जाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी करके ये जीत रहे हैं। और ये बड़े प्रबुद्ध लोग कहते हैं, बड़े जिम्मेदार लोग भी कहते हैं, बड़े पत्रकार अपने आप को समझने वाले लोग भी कहते हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ करके ये आदमी जीत रहा है लगातार। चलिए मान लीजिए, तो आखिरकार दिल्ली में 70 में से 67 सीट अरविंद केजरीवाल को कैसे मिल जाती है? ये एक सोचने वाली बात है। पंजाब में कैसे उनको पूरी तरह से सरकार बनाने का बहुमत मिल जाता है? ये सारी चीजें बंगाल में 2019 के लोकसभा चुनाव या फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस वापस सत्ता में कैसे आ जाती है, जहां की ये पूरा सेंटिमेंट बन गया था कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर चुनाव जीत रही है। अगर चुनाव वोटिंग मशीन में गड़बड़ियां करने की गुंजाइश होती तो क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी अगर इसी के द्वारा सरकार में बने हुए हैं या जहां पर भी सरकार में आते हैं सत्ता में, तो क्यों नहीं बंगाल में सत्ता ले लेते? क्यों जाने देते एक बार और? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य बना हुआ है। यहां पर रोहिंग्या की समस्या है, बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या है, अवैध घुसपैठियों की, और गौ तस्करी की समस्या है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है उसको चुभते हैं, और वो रास्ता है बांग्लादेश तो और पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं ईवीएम को एक तरह से ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करके सरकार में सरकार को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, या सरकार ने अपना लिया। तो ऐसे में मुझे लगता है कि दुनिया के तमाम देशों में माफ कीजिएगा, दुनिया के तमाम देशों में भारत की बनाई हुई ईवीएम, भारत में इस्तेमाल की जा रही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हो रहा है और उस पर कोई सवालिया निशान नहीं उठ रहा है। मैं कोई सर्टिफिकेट बांटने नहीं बैठा हूं, मैंने कुछ उदाहरण आपको दिए हैं और आप भी अच्छी तरह जानते हैं। और इसके अलावा हम चौथे मुद्दे की बात कर लेते हैं, जो है कि मनीष कश्यप से जुड़ा हुआ। मनीष कश्यप उस दौरान सुर्खियों में आए जब कुछ खबरें आ रही थीं तमिलनाडु से, जहां पर उत्तर भारतीयों, खासतौर पर बिहार से जाने वाले मजदूरों के साथ स्थानीय लोग हिंदी में बात करने की वजह से उनके साथ मारपीट, गाली गलौज किया करते थे। और ये खबरें धीरे धीरे सुर्खियों में आते आते मनीष कश्यप, क्योंकि धीरे धीरे काफ़ी अच्छी व्यूअरशिप इनकी है, काफ़ी अच्छे फॉलोअर हैं, तो जब उन्होंने इस मुद्दे को उठाया तो ये मुद्दा बड़ा बन गया, और ये मुद्दा इतना बड़ा बन गया कि राष्ट्रीय स्तर पर इस पर चर्चा होने लगी। तो आप इसी से समझ लीजिए कि आदमी वो कितना संवेदनशील मुद्दों पर बात करता है। कुछ लोगों ने, तमिलनाडु की सरकार के लोगों ने, तमिलनाडु के सांसदों और विधायकों ने, तमाम पार्टियों के कार्यकर्ताओं या प्रवक्ताओं ने यह कहने की कोशिश की कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया जा रहा है। कुछ वीडियोस जरूर आए थे, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करने जा रहा हूं कि तमिलनाडु में जो हो रहा था या जिस तरह के आरोप लगाए गए थे वो सही थे या गलत थे। ऐसा आमतौर पर होता है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के साथ भेदभाव होता है, साउथ में भी उत्तर भारतीयों के साथ भेदभाव होता है, जबकि उत्तर भारत में आप किसी भी राज्य से आए हैं, मुझे लगता नहीं कोई भेदभाव होता होगा। दिल्ली में तमिलनाडु का कोई रह रहा है या फिर महाराष्ट्र का कोई रह रहा है या उत्तर प्रदेश में या बिहार में, उसको पूरा सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है, आदर मिलता है। लेकिन इन लोगों में किस तरह से इस तरह की भावनाएं आ जाती हैं, शायद उनको लगता है कि उनके रोज़गार छीन रहे हैं, तो एक मुद्दा होता है, इनसिक्योरिटी की बात होती है। खैर, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि मनीष कश्यप जब सुर्खियों में आए उसके बाद उनको इसी मसले पर FIR करने के बाद अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। इस समय पुलिस की हिरासत में है और मुझे लगता है कि बड़ी कड़ी कार्रवाई के दौर से उन्हें गुजरना पड़ेगा और लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कई लोग,
हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में बिहार से और आउट ऑफ बिहार से भी लोग मनीष कश्यप के समर्थन में आ रहे हैं। और लोग मनीष कश्यप को पूरी तरह से इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि मनीष कश्यप की पत्रकारिता में जिस तरह के मुद्दे उठाए जाते रहे हैं वो सरकार पर, सरकार की सिस्टम पर बहुत बड़े सवालिया निशान होते हैं। और ये बात सरकार को हजम नहीं होती। कोई भी राजनीतिक दल हो, आप ये अच्छी तरह जानते हैं, वो ऐसे मसलों पर एक हो जाते हैं आपस में, चाहे उनके बीच में कितनी भी कट्टर प्रतिद्वंदिता, प्रतिस्पर्धा क्यों ना हो। लेकिन जब राजनीतिक पार्टी उस मसले के दायरे में आती है या नेता उस दायरे में आते हैं तो सारी पार्टियां एक हो जाती हैं। और इसीलिए ये कहावत भी बनी हुई है, चोर चोर मौसेरे भाई, वो वाली। तो ये कहीं ना कहीं चाहे बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के नेता हों या जेडीयू के नेता हों या मुख्यमंत्री हों नीतीश कुमार या उप मुख्यमंत्री हों तेजस्वी यादव, इन सभी को मनीष कश्यप से गुस्सा है। गुस्सा इस बात का है कि वो आज की बनी सड़क को खोद करके उसमें कितना तारकोल इस्तेमाल किया गया, कौन सी गिट्टी इस्तेमाल की गई, कितने इंच की मोटी वो सड़क बनाई गई है और कितने की बताई गई है जिस पर वो पैसा पास हुआ है। ये पैसा पास कैसे होता है, पैसा पास करने के बाद किस किस तरह से शेयर बढ़ता है, ये सभी कोई नई बात नहीं है। ये पूरा सिस्टम जानता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। अगर वो अपनी पुश्तैनी संपत्ति को मिला भी लें तो भी जिस तरह की संपत्तियां उन्होंने विदेशों में खरीदी हैं उतनी संपत्तियां तो अर्जित नहीं कर सकते थे। जितने मकान, जितनी ज़मीनें लालू यादव के परिवार की हैं वो प्योर सैलरी से तो नहीं आ सकती हैं। बहुत अच्छी तरह से हम जानते हैं, आम जनता जानती है कि नेताओं ने भारत के इस पवित्र डेमोक्रेटिक सिस्टम को एक तरह से दीमक की तरह खा खा कर खोखला बना दिया है। और यही वजह है मनीष कश्यप का विरोध, यही वजह है मनीष कश्यप को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए पूरे सिस्टम का तत्पर हो जाना, तैयार हो जाना। मनीष कश्यप ने ऐसा कोई बड़ा काम या कोई ऐसा बड़ा गुनाह नहीं किया था कि उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाए। ये अदालतें वही करेंगी जो नेता चाहते हैं। तो अल्टीमेटली मनीष कश्यप के लिए लड़ाई अभी बहुत बाकी है। लेकिन अगर मनीष कश्यप जैसे ही पत्रकार पूरे भारत के अलग अलग प्रांतों में, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वहां पर भी लेन देन का मसला होता है, तमाम तरह के विज्ञापनों के ज़रिए या दूसरे माध्यमों से पैसे आते जाते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है गुणगान करना पड़ेगा। और कमियां निकालनी है तो ऐसे इंडिविजुअल पत्रकारों को सड़क पर उतरना पड़ेगा। ये फ्लाईओवर बनाया गया है, इस फ्लाईओवर की लागत क्या है, इस फ्लाईओवर में कमियां क्या हैं, फ्लाईओवर बनने में इतना समय क्यों लगा है, ये प्रश्न उठाने वाले इसी तरह से सत्ता प्रतिष्ठानों के निशाने पर रहेंगे जैसे मनीष कश्यप। लेकिन अगर ऐसे ही पत्रकार जगह जगह निकलेंगे और ऐसे ही आवाज़ उठाएंगे तो एक समय ज़रूर आएगा जब जनता इन पत्रकारों के साथ सीधे खड़े होकर के सरकार से आंख में आंख डाल करके सवाल पूछेगी कि आखिर इन्होंने गलत क्या किया है। आपकी क्या राय है इस बारे में ज़रूर लिखिए। और आप भी हो सके तो सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप के बारे में जो सही है उस तथ्य को ज़रूर फैलाएं। गलत तथ्य को मैं फैलाने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा। सिस्टम से लड़ने के लिए मैं बिल्कुल ना तो सहमत होता हूँ, ना विरोध करने के लिए कोई रैली और महासंग्राम करने की बात करता हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि अगर सिस्टम गलत कर रहा है तो सिस्टम से सवाल पूछा जाना चाहिए और सिस्टम को जवाब देना चाहिए। ये मेरा एक बुनियादी प्रश्न है और मुझे लगता है कि इस प्रश्न में कहीं से भी कोई भी गलती नहीं है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। आप अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।